हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 पेपर 2 में मिशन 100 प्लस में हम आज सैंपल राइटिंग्स ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स देखेंगे। इसमें से कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 85 प्लस वाले स्कोर वाले हैं। ठीक है, 85 प्लस स्कोर उन्होंने लाया है। कुछ कैंडिडेट जो हैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। मैं उनकी भी कॉपी प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसकी हैंडराइटिंग मुझे अच्छी लगी तो वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें इसमें से आप देखो, इसमें से यस कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो फाइनल सिलेक्शन प्राप्त किए हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटेन क्वालिफाई किए हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिटेन भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, कुछ अभी पाइपलाइन में है। लेकिन उनका मुझे हैंडराइटिंग अच्छा लगा। और कुछ कैंडिडेट इन स्पाइट ऑफ नोट क्वालिफाइंग या फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जस्ट रिटेन क्वालिफाई हुए, लेकिन मुझे लगता है कि पेपर 2 में उन्होंने अच्छा किया। वो अच्छा किए, 90 प्लस वाले डिजर्व वो करते हैं। तो मैं इस वजह से ये आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसमें आप कॉपी देखो, देखो दोनों हिंदी वालों का बहुत शिकायत रहता है कि हिंदी वाला प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसमें मैं टोटल आपके 12 कॉपियां, 12 कैंडिडेट्स के प्रेजेंट कर रहा हूं। उसमें 3 जो होंगे वो हिंदी के होंगे। ये देखो हिंदी वाला, ये वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग है, ये बहुत अच्छी राइटिंग है। इसका मैं दिखाता हूं, अभी डिटेल में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो आप देखो, ये इसकी राइटिंग जो भी अभी इसमें आपको दिख रही है, तो पता चल रहा है ना यस कि ये अच्छी है। ये देखो, ये इंग्लिश वाली भी है। तो ये कैंडिडेट रिटेन 2020 में क्वालिफाई है, स्टिल ही इज प्रिपेयरिंग फॉर 2021। तो ये कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हैं, रिटेन क्वालिफाई हुए हैं। और ये इनकी जो हिंदी वाली है, अभी 2021 में ये एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ही विल क्वालिफाई। तो मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूं। देखो, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मैंने जिनको देखा है कि ग्रेजुअली इंप्रूव काफी किए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो अच्छे थे ही और वो हमारे पास आए या राइटिंग स्टार्ट किए। कुछ कैंडिडेट थे पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद भी कंटिन्यूअसली वो डटे रहे कि यस आई हैव टू डू। और बहुत ज्यादा जब फाइनल आप देखते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सम टाइम क्या है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 10 मार्क्स में बहुत कैंडिडेट होते हैं जो 10 मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप यदि उस लेवल में हो तो आप इंप्रूव कर सकते हो। हर क्वेश्चन में जो ऐसे है, आप ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 10 नंबर का लिख रहे हो 14 का टारगेट रखो, नहीं। यदि आप 10 लिख रहे हो, 11, 12, हर में एक एक दो दो नंबर इंप्रूव करने की कोशिश करो। हाँ, ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी ऐसे आप लिख रहे हो सपोज, तो एवरेज 10 प्लस आपका होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, वो ऑलमोस्ट 50%, जो हमने 100 प्लस का जो टारगेट रखा है। तो यदि 100% कब आएगा, सॉरी 100 मार्क्स, आई एम सॉरी 100% नहीं, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स कब आएगा या 100 प्लस। जबकि एक तो कंडीशन ये है कि पेपर को आप कंप्लीट करोगे। लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब देखो, जो ये हैंडराइटिंग है, ये बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है। अब शायद इस हैंडराइटिंग में आपको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो सकता। यस, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली, जैसे मैं बहुत जगह कॉलेज में भी देखता था, एक एसआरसीसी में एक दो गर्ल्स कैंडिडेट थी जो फास्ट लिखने के बावजूद भी इससे अच्छी हैंडराइटिंग वो लिख लेती थी। तो यस, ऐसे कैंडिडेट होते हैं। बट जनरली क्या होता है कि जब आप फास्ट लिखने लगते हो तो थोड़ी हैंडराइटिंग गड़बड़ होती है। तो आपको एग्जैक्ट बहुत अच्छा एक्सेलेंट लिखने की जरूरत है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए कि हो है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पढ़े जाने योग्य होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है, जो कॉपी आपका चेक कर रहा है, वो आपकी हैंडराइटिंग को पढ़ सके। तो मैं आपको एक एक करके सैंपल दिखाता हूं, यस कि ये अच्छे हैं ये, और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो ये कैंडिडेट, ये रिटेन क्वालिफाई है 2020 के। ठीक है, तो ये अभी 2020 में रिटेन क्वालिफाई है। आई होप कि जो भी है इनका लिस्ट में नेम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और स्टिल 2021 का भी ये अभी टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर आर एंड डी। एग्रीकल्चर आर एंड डी में गवर्नमेंट को ये एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। अब देखो, आप जस्ट ऐसे ही देखो, क्या इनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है? हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और ये प्रॉपर पढ़ा जाने वाला है। कुछ की होती है क्या कि लॉट ऑफ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फाइनली सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है
पहले ही मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है बट स्टिल क्वालिफाई हुए हैं। इसका कारण क्या है कि 3 स्टेज, आपके 3 स्टेज में मार्क्स मिल रहे हैं। आपके पेपर 1 में मार्क्स मिल रहे हैं, पेपर 2 में मार्क्स मिल रहे हैं और इंटरव्यू में। तो जो आपका हैंडराइटिंग है वो तो पेपर 2 का ही खेल है ना, और बाकी पेपर 1 में तो हैंडराइटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो किसी ने पेपर 1 में बहुत अच्छा ले आया, इसमें हैंडराइटिंग खराब भी है लेकिन कंटेंट उनका बहुत अच्छा है, तो ये आपका आराम से सिलेक्शन देगा। या फिर दोनों कंपोनेंट में लिटिल बिट कम है लेकिन इंटरव्यू में बहुत अच्छा उन्होंने किया। तो हमेशा हैंडराइटिंग जो सारे कंपोनेंट में जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा ये है कहना कि आप एवरेज एक कैंडिडेट हो, आप एक एवरेज परफॉर्मर हो, तो आपके लिए ये मायने रखता है। हैंडराइटिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप एक दिन में नहीं सुधार सकते हो, लेकिन यदि आप लिखने कंटिन्यू लिखते हो तो कुछ चीजें आपको पता चलेगा कि यस, हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। एटलीस्ट हमें ये इस चीज को, जैसे बहुत बार क्या होता है, आप लिखते जाते हो 3 घंटे में आपने पेपर कंप्लीट किया, तो बहुत बार ये ध्यान नहीं है कि चलो चलो हैंडराइटिंग कैसी है। जब आपको फीडबैक दिया जाता है, जब आप टेस्ट का फीडबैक लेते हो, उसके बाद फिर आप वही अपना राइटिंग जो रीडिंग करते हो उसको देखते हो, उसका ओवरव्यू लेते हो, तब आपको पता चलता है कि यस, हमने ये मिस्टेक्स किए हैं, ये हमारे जो हैं मिस्टेक्स हैं। तो आप उसको देखोगे फिर समझोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हैंडराइटिंग ऐसे होते हैं कुछ कैंडिडेट के जिनका कि खुद लिखा और थोड़ी देर बाद, यानी कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद यदि उनको खुद अपनी हैंडराइटिंग पढ़ने में पता नहीं चलता, तो जब आप खुद अपनी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ सकते हो सही से, तो फिर एग्जामिनर को तो प्रॉब्लम होगा ही। तो ऐसा बस कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर R&D। According to Economic Survey 2020, around 55% of our population are engaged in agriculture and its allied sectors. ठीक है? But still, they contribute less than 18% of our GDP. This is just because the agriculture sector in India is not that much lucrative that it should be. ठीक है? तो गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। हाँ, अब देखो ये इसमें क्या है कि हैंडराइटिंग इन्होंने बहुत अच्छी लिखी, लेकिन थोड़ी सी कुछ जगह है अंडरलाइन, एक दो आप कर सकते हो तो कर दोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट होता है। Farmers in India are facing various challenges like land fragmentation, ठीक है, land fragmentation, monsoon failure, failure of crops due to climate change, etc. They usually do subsistence farming and ill-equipped in scientific farming methods. That is why youths are not willing to make career in other sectors except agriculture. Okay, youths are more willing to make career in other sectors except agriculture sector. यानी हमारे जो यूथ हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके दूसरे सेक्टर में ही करियर बनाना चाहते हैं। यानी एग्रीकल्चर, जो जैसे किसान है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनाना चाहता है अपने बेटे को, और एक इंजीनियर है वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। लेकिन फार्मर्स नॉर्मली है वो अपने बेटे को फार्मर नहीं बनाना चाहते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस ही वो विलिंग होते हैं। Here comes the role of government in order to bolster the agriculture sector by investing both energy and resources in the agriculture research and development. Government can promote PPP model in agriculture sector to bring technological advancement. फॉर एग्जाम्पल, में आप इजी आप लिखते हो तो वही फॉर एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट क्रॉप डिजीजेस एंड सॉइल फर्टिलिटी, यूजिंग ड्रोन फॉर स्प्रिंकलिंग fertilizers, and using technologies like terrification and biodecomposers to fight the problem of stubble burning. We know climate is changing its behavior day by day, so it becomes important to invest energy in producing genetically modified heat resistant crops. Basically, government needs to promote climate smart agriculture. Agriculture sector can also be infused with the digital world. By making agriculture a specific application, we can remove the risk of price volatility by promoting ideas like contract farming, farm machinery like Uber tractors, tractors on rent, proper detailing about weather forecasting, assessing land for waste suited crop, and nutrition requirement of soil. All these things can be possible by researching in the digital domain, which ultimately helps in agriculture sector as well.
Agriculture is the backbone of our country, and if agriculture sector fails, then every okay then THEN ठीक है, then every other sector will lapse automatically. So it is the need of the hour to promote sustainable agriculture, and this can only be possible by doing more research and development in this field. तो ये देखो एक बैलेंस्ड है। आपको कभी भी नॉर्मली कुछ आप लोग में से एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि हम 60 में से कितने ला सकते हैं, तो 60 में से आप जितने चाहो उतने ला सकते हो, ठीक है। 60 में से आप सॉरी 80 में से आप कितने ला सकते हो, तो 80 में से आप 60 भी ला सकते हो। 60 प्लस बहुत मुश्किल है, 60 ला सकते हो, 65 तक ला सकते हो। लेकिन क्या है, ऑब्जेक्टिव तो ये है नहीं कि आप 80 में से 80 ले आओगे, बट ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 प्लस एनी मार्क्स इज गुड। आई थिंक कि 40 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए। यस, 50 ले आते हो बहुत अच्छा है, 50 प्लस ले आते हो एक्सीलेंट है। तो ये मैं समझता हूं कि ये बैलेंस्ड है, इसमें आपको 10 प्लस स्कोर आराम से ये यूपीएससी प्रोवाइड आपको करा देगी। नेक्स्ट ये है, ये आपके 2018 के सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो 191 रैंक इनका था, पेपर 2 में शायद 87 या एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 80 प्लस स्कोर वाले हैं। इज इट पॉसिबल टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022? तो ये 2022, ये चूंकि 2018 बैच के थे, 2018 में क्वालिफाई हुए हैं, तो 2018 के अनुसार तब देखो अशोक दलबई कमेटी बनाए गए थे। 2000 ये उस ड्यूरेशन में 2017 के आसपास जो नरेंद्र मोदी ने फार्मर का इनकम जो 2022 तक डबल करने का लक्ष्य रखा था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर plays an important role in India's development. Since ancient time, India is known for its agriculture and agriculture waste activities. By by analyzing the agriculture growth of past one decade, it was found that share of agriculture sector in India's gross domestic product is declining and follows the same trend. Agriculture sector gives employment to around 50% of India's population, but its share in GDP is around 24%. अब ये 24% नहीं है था, ये कम है। तो ये नहीं, आप जब डाटा जानते हो ना, तो ये लिख दो वेरी लेस, और या एग्जैक्ट आप नहीं जानते हो तो एटलीस्ट ये कर दो अराउंड। अराउंड में आपका क्लोज में थोड़ा सा आना चाहिए। ये जो है 20, लेस देन 20 आप कर सकते थे, या फिर कर सकते थे लेस देन, जैसे 1/5 1/2 आपका है एम्प्लॉयमेंट, और लेकिन 1/5 कर सकते हो कि लेस देन 1/5, which shows agriculture sector is going through tough time. In 2017, Prime Minister of India Narendra Modi announced to double the farmers' income by 2022. तो yes, ये सही आपका है. Indeed, this is possible. Okay, this is possible if several problems or challenges Indian agriculture system faces. तो ये है faces are removed, और ये आर प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड। तो ये आपका थोड़ा सा ये अधूरा था। पुअर इरिगेशन सिस्टम, अब देखो इसको एक्चुअल में क्या इन्होंने किया है कि इस वे में, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको लिंक कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हुआ है। पुअर इरिगेशन सिस्टम, as India depends on monsoon for its agriculture and uh, irrigation, sorry, variation in monsoon creates problems of water in India. India's 55% of agriculture land is rain fed, okay, which means they are only harvested during rainfall, which decreases the productivity and creates the problem of wind erosion, conversion of land into barren due to the region, ओके, ड्यू टू दिस रीजन। तो रीजन में ये REASON, ठीक है, ये रीजन आर क्रॉप इंटेंसिटी इज लेस देन चाइना, डिस्पाइट डिस्पाइट मोर लैंड इन एरिया, ओके। बेटर इरिगेशन सिस्टम हेल्प्स फार्मर्स टू कल्टिवेट ट्वाइस अ ईयर एंड पार्ट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, ओके। देखो इन्होंने चीजों को लिखना चाहा, ये सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, 191 रैंक लाए हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं जो है देखोगे थोड़ी सी लिंकिंग करने में इनका मिस्टेक हुआ है। पुअर लिटरेसी रेट है, फिर आपका है पुअर आफ्टर हार्वेस्ट कनेक्ट,
थोड़ा सा कुछ और चीजों को इनको ये है नेक्स्ट में लिखे हैं, लेकिन हमने पूरा को इसमें नहीं डाला है, ये इतना तक। स्टिल देखो मोर और लेस ये जो है हैंडराइटिंग, देखो इसके पहले जो दिखाया वो इससे बेटर हैंडराइटिंग है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा पुअर है, बट स्टिल ही इज सक्सेसफुल और एक रिस्पेक्टेबल रैंक आया और कहीं ना कहीं ये रीडेबल है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी 2018 के सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। ठीक है, 2018 के आपके सक्सेसफुल, और ये ही इज फाइन एग्जांपल ऑफ एवरेज स्टूडेंट, और एवरेज एस्पिरेंट होने के बावजूद इसने कंटिन्यूअस मेहनत किया, कभी भी हिम्मत नहीं हारा। यस, बहुत बार बहुत खराब मार्क्स भी आया टेस्ट पेपर 2 में, इन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। इनका शायद 72 या कुछ ही मार्क्स था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 72 या कुछ स्कोर था, बट फाइनली ही गोट सेलेक्टेड और 280 समथिंग, 282 या कुछ ऐसा रैंक इनका था, जो भी है। तो मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया अ न्यू अपॉर्चुनिटी। Tourism sector of any nation is a strategic asset for it to boost, अब देखो his economy नहीं, its economy, okay, its economy, and if a particular medical tourism is given emphasis, it can bring back colorful result. Okay, health sector is a priority sector of any nation, and particularly for India being the second highest populated country. Healthy citizens are the greatest asset any country can have. अब विंसन चर्चिल, अब देखो हम मेडिकल टूरिज्म को ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सुटेबल ये कोट नहीं है, बट स्टिल इट्स ओके। ओके, द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल of India, which in most backward situations, okay, is quite pathetic, and people still have to face discrimination. But if on medical grounds tourism is promoted and new hospitals camps are being organized in those backward districts, it can be a great achievement. देखो अब ये इस चीज को मेडिकल टूरिज्म का मतलब मेनली जो है हम इंटरनेशनल कंडीशन में समझते हैं, इंटरनेशनल कंडीशन में ये ज्यादा है। यस, आपके जो लोकल में भी ये चीजें होती है, लेकिन हम नॉर्मली जो है मेडिकल टूरिज्म को इंटरनेशनल अरीना की ओर हमको शिफ्ट करना ये चाहिए। Promoting medical related infrastructure, be it medical colleges, hospital, a small patholabs can emerge as a source of economic growth of the people. And if the tourism in medical equipment shops is provided, people around globe and in our country can get to uh, सॉरी, पता नहीं जो भी है, न्यू टेक्नोलॉजीज विच कैन इन town, which can in turn could increase their income. So for the fast emerging economy like India, it becomes quite important to have a research around the medical tourism in how to add it to benefit of our economy. Schemes like Ayushman Bharat, which aims at setting 1.5 lakh health and wellness center and also providing 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization, is going to be a big boost in the medical sector, which in turn would improve our infrastructure as well as promote socially backward and vulnerable sector of our society. ठीक है, linking this infrastructure with our tourism industry is going to be a potent resource for increasing our economic growth. अब देखो ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, ये लेकिन कहीं ना कहीं ये आप समझ रहे हो ना कि ये लिंक नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस वजह से बता रहा हूँ, इनका जो पेपर 2 में था रिलेटिवली खराब था, 72 या समथिंग मार्क्स था, बट स्टिल ही इज सक्सेसफुल एंड आई एम हैप्पी कि ये वर्क जॉब में ऑलरेडी थे, उसके बावजूद भी कंटिन्यूअस ये मेहनत करते रहे, मेहनत से कभी नहीं घबराए, रेगुलरिटी में रहे, खराब हो या अच्छा हो कभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बट अ लॉट ऑफ इस ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे को ही देख करके पूरा ये नहीं कहोगे कि बहुत बुरी स्थिति। यस, आपको तीनों कंपोनेंट में बैलेंस रखना है, दैट्स द थिंग। तो इस वजह से मैंने कुछ दिखाया कि यस, ऐसा नहीं है कि कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट है फिर भी ऐसा नहीं है कि वो एक्सेलेंट लिख रहे हैं हर लोग, लेकिन ये कैंडिडेट 2000 आपके ये
19 में रिटन क्वालिफाई हैं, लेकिन ड्यू टू मेडिकल में कॉम्प्लिकेशन के कारण जो मेडिकल में इनको मेडिकली रिजेक्ट कर दिया गया। ही वाज माय क्लासरूम स्टूडेंट एंड शुरू से इसने काफ़ी अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा इसने इम्प्रूवमेंट अपने आप में बहुत अच्छा किया। और पर्टिकुलरली पेपर अब आज के डेट में चलो अब मेडिकल में इसका प्रॉब्लम हो गया तो दूसरी बात है, अदरवाइज पेपर वन भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट राइटिंग है कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन इंडिया शुड बी इंक्रीज्ड। तो यस, मिलिट्री स्पेंडिंग इन इंडिया शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, शुड इंक्रीज और शुड बी इंक्रीज्ड। There are two countries in the neighborhood which sought to which fought, ठीक है ना, two wars with India and are also nuclear attack capable। अब देखो, two wars नहीं, which fought wars with India। ठीक है, टू वॉर्स हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम कई वॉर में गए हैं, चाइना के साथ एक बार। ठीक है, न्यूक्लियर अटैक कैपेबल, दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना। हेंस okay hence to prevent any hostility and to catch up with latest development in the scenario of national security, military spending should increase। Okay, most of the weapons, fighter planes, okay, defense infrastructure etc are outdated, hence to arrest the problems military spending should increase। The nature of wars is changing, okay, nature of wars is changing in the contemporary times। It is speculated that next war will not be traditionally fought, rather robo artificial intelligence will be employed। Hence to keep okay, ये एक्चुअली ना ये जल्दीबाजी में देखो TWO टू हर जगह TO को तो वो हो जाता है। टू कीप अपडेटेड मिलिट्री स्पेंडिंग शुड इंक्रीज। ओके, also there is shortage of defense personnel in armed forces, hence increasing military spending will ensure adequate human force is employed। Okay, अब है कि नो, मिलिट्री स्पेंडिंग शुड नॉट इंक्रीज। वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर लिविंग इन द कंट्री, as long as possible funds should be diverted towards development related works such as health, education, employment, hygienic environment, uh, hence for all etc, sorry, house for all etc। In the contemporary times, world is moving towards globalization. Economies are becoming more and more open. Hence, possibility of any conventional war is remote. Okay, as it would also inflict huge losses to the enemy. Hence, there is no need to increase military spending। India never attacked on any okay, any country. Okay, country, ठीक है, इन द फर्स्ट इंस्टांस। ओके, ऑन एनी कंट्री, ये करंट लिख दिया है, एनी कंट्री इन द फर्स्ट इंस्टांस इवर सिंस 1971 इट इज नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट वॉर विद एनी कंट्री। ऑल्सो वी हैव नेबरहुड ये नेवर हैंड फर्स्ट पॉलिसी एंड एक्चुअली ना ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अटैक doctrine says that India will not carry nuclear attacks first। This gives enough evidence that we don't want this give in us okay war and spread masses to our nations, to our neighbors, okay, to maintain the same। okay, तो ये देखो इन्होंने बाद में काफी इंप्रूव किया और इनफैक्ट अच्छा इसकी हैंडराइटिंग थी, लिटिल बिट मिस्टेक हेयर एंड देयर। वो चूंकि क्या होता है ना कि आप 3 आवर्स में लिखते हो, तो जब ग्रेजुअली आप टेस्ट लिखते जाते हो तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती है। नेक्स्ट ये हैंडराइटिंग देखो, ये कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है और ये आपका रिटेन क्वालिफाई है 2020 का। आई होप कि इसका भी रिजल्ट इनका भी बन जाएगा और अच्छा रैंक आना चाहिए और स्टिल ही इज प्रिपेयरिंग फॉर 2021। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डेटा ऑन फार्म सुसाइड्स, ये फार्मर सुसाइड पर है कि फार्मर सुसाइड जो है वो एक बिगर चैलेंज की ओर इंडिकेट करता है। फार्मर सुसाइड highlight that Indian agriculture is facing a great problem।
huge problem. According to the recently released data on farm suicide, named farmers, okay, farmer suicide by the National Crime Record Bureau, more than 7,000 farmers committed suicide in the past 2 years. Since independence, our country is still majorly dependent on agriculture. More than 60% of the population is still engaged in agriculture, बट द कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इज अराउंड 18%। अब देखो ये मोर देन 16% नहीं है। देखो जब ऐसे में नहीं जानते हो ना तो ये कर दो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आर पॉपुलेशन। अब इतना तो आपको अवेयर होना ही चाहिए। ये स्मॉल स्मॉल चीज मैटर करता है। जब एग्जैक्ट नहीं जानते हो तो उस ढंग से रफ में ऐसा लिखो कि वो लगे कि यस आप क्लोज में हो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स आर एग्रीकल्चर सेक्टर फेसेस टुडे। मेजॉरिटी ऑफ आर फार्मर्स आर पुअर and have land holding less than 1 hectare. This pushes our farmers to rely on loans even for their basic subsistence, especially in rural areas. Most of the farmers still borrow from informal sources. That is the reason farm loan uh, is farm loan is not a viable option. Okay, during the 1960s. Due to the introduction of high yielding variety seeds, there was a increase in the yield. There was an increase, okay, an increase in the yield of food grains. But this also led to a wide regional disparity, due to which rich farmers gained, but poor farmers couldn't reap the benefits. Another problem which our farmers face is that they do not get fair and remunerative prices for their produce, which faces them to sell their produce at much lower prices. The rise of middlemen and unnecessary regulations further accentuate the problem. In the recent time, the weather pattern is changing. Farmers have become more prone to natural calamities. Erratic rainfall during monsoon also affects the farmers adversely. Many farmers still use primitive tools and technologies which keeps them trapped in penury. The government has set a target of doubling the farmers' income, which requires a overall and an overall haul in the agriculture sector. Our agriculture sector has a lot of untapped potential which can benefit the farmers. Agri, uh, Agriculture exports can be increased by opening up our agriculture sector. Contract farming would help farmers increase their income. Development of infrastructure would also help in longer run. Sustainable agriculture practices would also help the farmers. ठीक है, तो ये जो है आपके एग्रीकल्चर पे था और सही है। अब देखो ये कैंडिडेट का ही हमने जो फर्स्ट पेज में जो आपका था वो उसमें से इसी का हैंडराइटिंग था, तो ये मैं ऐसे पूरा दिखा रहा हूँ। देखो महिलाओं को समाज निर्माण में अधिक श्रम करना पड़ता है, ठीक है। औरत परमात्मा के बाद वो पूजनीय व्यक्ति है और जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है, ठीक है। अब देखो ये कोई भी आप कोटेशन लिखते हो तो इसमें आपको ये लिखना चाहिए कि ये किनका कोट है। अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने एक तरह से उनको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया, या आप नहीं जानते हो तो किसी महान समाज सुधारक ने ये कहा है, ये किसी महान व्यक्ति ने ये सच ही कहा है, सही ही कहा है। किसी भी समाज में महिला एवं पुरुष एक ही रथ के दो पहियों के समान हैं। एक के बिना दूसरा निष्प्राण है। समाज में महिला बचपन से लेकर जीवन के अंत तक अनेक रूपों में पूरी सहनशीलता के साथ बिना तर्क किए अपनी भूमिका पूरी करती है। सही है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी राय देने व अभिव्यक्ति की वह स्वतंत्रता नहीं मिल पाती जिसकी वे हकदार हैं। ठीक है, हैं। उन्हें अपनी भूमिका चयन का भी सुअवसर कम ही प्रदान किया जाता है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग आधी है। इसके बाद भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म नहीं, फोरम, ठीक है, फोरम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल भूमि के 20% से भी कम हिस्से का स्वामित्व महिलाएं रखती है। महिलाओं को समाज निर्माण में इसलिए भी अधिक श्रम करना पड़ता है क्योंकि वे हर समय दोहरी भूमिका में रहती हैं। एक कामकाजी महिला पर कार्यक्षेत्र में अच्छे काम के अलावा एक आदर्श पत्नी अथवा आदर्श बहू बने रहने के अतिरिक्त दबाव होता है। साथ ही घर में चूल्हा चौकी का कार्य तो उन्हें ये कहकर सौंपा जाता है जैसे ये उनका नैतिक दायित्व है। महिलाओं को कोई भी फैसले लेने के लिए पहले एक
क्रमिक प्रोटोकॉल का सॉरी कथित कथित प्रोटोकॉल का पालन सा करना पड़ जाता है। उनसे पुरुष व समाज की अपेक्षाओं का अंबार ही इतना इतना लग जाता है जिसे पूरा करने के लिए उन्हें असाध्य श्रम करना पड़ता है। बिना किसी ठोस वजह के समाज निर्माण में उनकी भूमिका को बार बार नकारा जाता है, जिससे उनके लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और असाध्य हो जाता है। समाज निर्माण में महिलाओं का श्रम व भूमिका किसी सुंदर इमारत की उस नींव के समान है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इमारत की सुंदरता का स्तंभ वही है। भले ही महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों में किया गया श्रम किसी देश की जीडीपी में गणित नहीं होता हो, लेकिन उसका योगदान समझकर वह समाज की मानसिकता में सुधार कर उसकी वाहवाही जरूर करनी चाहिए। अब देखो ये है ताकि, यहाँ ठीक है सेंटेंस अधूरा है तो आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ताकि उनके श्रम को प्रोत्साहन मिल सके। अब देखो ये एक तो है शब्द इन्होंने कम लिखा है, शब्द और लिखना चाहिए था। फिर जैसे कुछ आप इसमें से हो सकता है इम्प्रूवमेंट क्या, कि आप क्या करो इसमें कुछ हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह में कुछ चीजें हैं उसको डालो, एनसीआरबी डालो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कुछ डेटा वगैरह डालो, तो ये आपका वैल्यू इनहांस करेगा। इनकी हैंडराइटिंग तो अच्छी नहीं अच्छी बहुत है, बहुत अच्छी है, लेकिन कंटेंट जो है उस लेवल का नहीं है। ठीक है, तो आपका कंटेंट भी ये चाहिए। अब देखो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये क्वालिफाई नहीं करने वाले कैंडिडेट में से हैं। ठीक है, बट चलो एटलीस्ट पढ़ा जाने लायक है, तो आपका एटलीस्ट जो होना चाहिए वो थोड़ा सा ये सही होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों बलों को दी गई है। ठीक है, दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा बल, पाकिस्तानी व बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्यों पर तथा असम राइफल्स, म्यांमार, ओके, सीमा से लगे राज्यों व अन्य सशस्त्र सीमा बल, देखो ये सीमा बल, ठीक है ना, तो जैसे भारतीय तिब्बत, अब आदर्श सशस्त्र सीमा बल नहीं, एसएसबी जो है वो एक अलग फोर्स है। ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अ, गलत है, तथा सशस्त्र सीमा बल आदि शामिल है। अब देखो ये जो है प्रॉपर तरीका से इन चीज को घोच पोच कर दिए हैं, जो सीमाओं से जुड़े राज्यों में आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषय पर कार्य करते हैं। अब राज्यों से जो सीमा से जुड़े ही नहीं, हर जगह इंटरनल सिक्योरिटी है, तो ये कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ क्लियरिटी है। लेकिन हाल ही में इन बलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाने लगा है, जिनसे न केवल इन बलों में कार्यरत जवानों और उनके परिवारों को सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो रहा है, बल्कि भारतीय आंतरिक सुरक्षा के समक्ष भी चुनौतियां खड़ी हो रही है। अलगाववादी, आतंकवादी और तस्करी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा इसके ठीक है इसके माध्यम सॉरी इसको माध्यम बनाकर सोशल मीडिया पर केंद्रीय बलों द्वारा डाली जाने वाली व्यक्तिगत सूचनाओं को आधार बनाकर न केवल अपने गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया जाता है, बल्कि ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी के माध्यम से भारतीय युवाओं को नशे की तरफ ढकेलने में भी इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक ये क्वालिफाई नहीं हुए, इनफैक्ट इनकी हैंडराइटिंग भी अच्छी पुअर मिस कर सकते हो, तो राइटिंग भी इनकी पुअर थी, तो बस जस्ट एज ए सैंपल के तौर पे मैंने दिखाया। एक ये कैंडिडेट देखो, इसमें इसको 11 मार्क्स मैंने दिया था, तो ये इनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो इनका हमने सैंपल आपको और डिस्कस किया हुआ है। एक जो ये था उसमें पेपर 2 में जो 14 मार्क्स वाले में था, तो इनका हमने डिस्कस किया हुआ था, तो मैं नहीं समझता हूँ इनका डिटेल डिस्कस किया जाना चाहिए। उनका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था, तो आप उसको देखो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ये कैन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन गो टुगेदर, तो ये देखो ये भी एक इनकी अच्छी हैंडराइटिंग है। ये रिटन क्वालिफाई थे, लेकिन फाइनली पता नहीं मेरिट लिस्ट किसी कारण से नहीं बन पाया। तो कैन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन गो टुगेदर, US has pulled out from Paris Accord of 2015, citing the reason that it will
not offset its development in the name of so-called environmental protection. This move led to global debate regarding environment and development, and from this debate emerged a question that can't the development and environment protection go together. ठीक है, तो ये आप सही है, इन्होंने एक अच्छा इशू लिया है, अच्छा अराइज किया है. It is always being argued that protecting environment leads to a stricter regulation on industries like emission norms, which diverts the spending to another area which limits the protection, and due to this limit on production growth stagnates. Okay, also due to remaining demand same and reduced production, the poor man suffer due to increased inflation. This can be illustrated with simple example. Consider a country shut down some of its thermal power plants, citing the reasons that it pollute the environment. This shutting down led to reduced supply of electricity to industries. This resulted into a stagnation of supplies. Also, the other alternatives which have a environmental friendly tag like solar energy, okay, are yet to in infant stage and not suitable to replace existing resources. Though above argument might lead to think that we should either choose between either development or environment, it is not the case. The options that are available today, okay, like thermal energy was unviable in past. It was the research and constant development made it possible with viable for us. The establishment of International Solar Alliance and programs like Mission Innovation will lead to required R&D in these fields, making them as competitive as current alternatives, making the development possible along with protection of environment. We should always keep in mind that nature has free lunch, but only if we keep our appetite in control. Okay, instead of offering development over in sorry offsetting डेवलपमेंट ओवर इन्वायरमेंट, वी शुड स्ट्राइव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हमें जो है क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि करना है तो दोनों को ये बैलेंस में रखना पड़ेगा और ये किया जा सकता है. ठीक है, तो ही क्वालिफाइड रिटेन. आई डोंट नो कि किस ढंग से ये फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाए. नेक्स्ट है हिंदी में एक और. अगस्त में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को बदलते हुए निजता, ये जो है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी पर ये था, फैसलों को बदलते हुए निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया है. जहां सरकार ने इसे मूल अधिकारों की श्रेणी में न रखने की अपील की और इसे एक कानूनी अधिकार बनाने की वकालत की, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकारें बदलने के साथ कानूनी अधिकार बदले जा सकते हैं, और साथ यह भी कहा कि कुछ परिस्थितियों में सरकार निजता के अधिकार में कमी कर सकती है, पर केवल युक्त युक्त तरीकों से, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा करके. निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने पर इच्छा मृत्यु, इच्छा की खाने की वस्तु, आधार आदि पर चर्चा शुरू हो गई है. बहुत से व्यक्ति सोशल मीडिया पर अन्य व्यक्तियों के संपर्क में सूचनाएं एवं वीडियो साझा करते हैं. गाय का मांस इत्यादि ठीक है ना, खाने पर भी लोगों की अलग-अलग निजता है. सरकार एवं उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि व्यक्ति की निजता की सुरक्षा एक सभ्य समाज की विशेषता है. अतः उनके खाने पर भी उनकी निजता पर बल दिया जाएगा. डॉक्टर द्वारा सत्यापित किए जाने पर ओके, डॉक्टर द्वारा किसी चीज को सत्यापित किए जाने पर कि व्यक्ति का शरीर एवं दिमाग अब काम नहीं कर रहा था, उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है. आधार को लेकर भी निजता के अधिकार के साथ संशय बना हुआ है, जिस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है. निजता का अधिकार बेशक अब एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, परंतु देश की सुरक्षा के विषय पर इसमें कटौती की जा सकती है. तो चलो एटलीस्ट रीडेबल है, कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में ये नहीं कर पाए हैं, बट एनीवे ये सही है. ये कैंडिडेट भी इनकी राइटिंग अच्छी थी, पेपर 2 अच्छा था, लेकिन कुछ मार्क्स से जो भी है पेपर 1 में इनका थोड़ा मार्क्स खराब था, तो इस वजह से ये क्वालिफाई नहीं कर पाए. अर्थ कैन प्रोवाइड्स फॉर मैन्स नीड
बट नोट फॉर मैंस ग्रीड। एम के गांधी, महात्मा गांधी ने ये कहा है, सही है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट अबाउट 4/5 एरिया ऑफ हरियाणा, तो आपको स्टेट लिखते हो तो कैपिटल में लिखना चाहिए। The forest cut due to some developmental activity. In the 2018 forest report, India has about 24.8% area with forest cover, as India is the second largest country in its population after China. So with the growing population, need of the people is also नहीं, is also growing, ठीक है, तो और also is also growing, like housing, education facility, transport, institution, etc. And with this development, we are continuously degrading our environment. With the increase in uh, infrastructure, industries, dam, road, uh, infrastructure, we have cleared our forest, and the result is in our front, result is in front of us, ये कर सकते हो, in our front नहीं, सही नहीं होता, is in front of us, that now due to this climate change again going cascading effect on our health, agriculture, as most of agriculture is dependent on monsoon, pollution, etc. Marginalized people who are mostly dependent on forest produce are adversely affected by this. Number of tribal people have to leave their habitat and settle, okay, settle in other parts with lack of facilities, again give effect to the poverty level. अब देखो ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना सही जो प्रॉपर हार्मनी नहीं बन पाया है। एनीवे इनका ओवरऑल जो था वो अच्छा था। अब देखो इनका क्या है, इनका मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। ये हाउएवर ये रीडेबल है और ये अच्छी हैंडराइटिंग में माना जा सकता है। लेकिन क्या है ना कि इतने आप छोटे-छोटे फ़ॉन्ट में नहीं लिखो, इन्होंने पूरे 1 पेज में ही कंप्लीट कर दिया। जब ऐसे के लिए आपके पास 3 पेज दिया जाता है, एट लीस्ट 2 पेज तो कंप्लीट ये करना ही चाहिए। इन्होंने जितने भी कैंडिडेट थे, सब इसी में ये लिख दिया। तो हाउएवर इनकी थोड़ा-सा ये बड़ा फ़ॉन्ट लिखते, तो ये अच्छा होता, ये प्रॉपर तरीक़ा से रीडेबल होता, तो ये सही था। हाउएवर मैं इसको अच्छा मानता हूँ, ठीक है? तो ये आपके कुछ सैंपल्स हमने दिखाए, इसमें से बहुत सारे जो हैं फाइनली सेलेक्टेड हैं, कुछ जो हैं 2020 के रिटन क्वालीफाई हैं और उनका जो भी होगा अभी तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ ऑलरेडी हैं 2021 में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं राइट ट्रैक पे। कुछ हैं जो कि ड्यू टू रिटन क्वालीफाई हुए बट मेडिकल के कारण या फिजिकल के कारण गड़बड़ हो गए और कुछ 1-2 मार्क्स से वो क्वालीफाई नहीं हो पाए। तो ये सैंपल्स हैं, देखो आप अ लॉट ऑफ टाइम होता है ना, बहुत सारे एक्सीलेंट कैंडिडेट इनफैक्ट कोई भी हो, जो यूपीएससी की कॉपी चेक करते हैं, उनको भी लिखने के लिए डायरेक्ट आप 3 घंटे में दे दोगे, तो उनसे भी मिस्टेक होगा क्योंकि आपको क्या है कि यदि आराम से दिया जाए कि यस घर में सोच करके लिखो, एक ऐसे में 5 घंटे लगाओ, तो आप शायद बहुत अच्छा तरीके से लिख सकते हो। लेकिन विदिन 3 आवर्स आपको सारे चीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है। आपको ये 4 ऐसे लिखना होता है, सिर्फ़ ये लिखना ही नहीं, पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको रफ वर्क करना पड़ता है, फिर आपको 2 आर्गुमेंट लिखना है, 2 रिपोर्ट लिखना है, आपको प्रेसी लिखना है, फिर आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन करना है, फिर उसके बाद ग्रामर करना है। तो 3 आवर्स में हेक्टिक होता है, अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे मैंने दोनों बार मैंने जब दिया तो दोनों बार मेरे कुछ ना कुछ छूट गए। हाउएवर ये क्वालीफाई हो गया लेकिन कहीं न कहीं दोनों बार छूट ही गए थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और उनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो सम टाइम यदि 10-5 नंबर 20 नंबर का छूट भी जाता है तो आप बहुत परेशान नहीं होना है। लेकिन जो कुछ जो है एवरेज जो एट लीस्ट देखो 150 मार्क्स के हैं, ठीक-ठाक सोल्व होना चाहिए और बाकी 50 में से जो है थोड़ा-सा लूज़-पूज़ भी रहता है। ग्रामर में जितना अच्छा कर पाओगे तो ग्रामर में क्या है फुल मार्क्स मिल जाते हैं यदि सही है। अब प्रीपोज़िशन फ़िल करना है, राइट प्रीपोज़िशन आपने फ़िल कर दिया तो फुल मार्क्स। आपका कुछ ये है सेंटेंस करेक्शन है, उसको आपने सही कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लिखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो कंटिन्यूअसली अपने को इम्प्रूव किए, अपने मार्क्स में इम्प्रूव किए और वो सिलेक्ट हुए, ठीक है? तो आप ये करो, जिनको भी कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में डालो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क करो। इनको टेस्ट देना है तो आप हमें इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो या केन स्टडीज वेबसाइट पे जाकर टेस्ट परचेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।